Hello dear student, welcome once again, and today we will read chapter 9 in geography, and this is life in the temperate grasslands. So as the title denote, in this chapter we are going to read different kind of grasslands. Just a forest can be defined as the place where trees are the main type of vegetation. Grassland can be defined as a region where grasses form the dominant टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। जैसा कि आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट को एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ मिलते हैं, ग्रासलैंड्स भी होते हैं, और वो जगह जहाँ पर सिर्फ प्लांट लाइफ में ग्रास ही ग्रो करते हैं उस भाग को हम ग्रासलैंड कहते हैं। ग्रासलैंड ऑलमोस्ट हमारी अर्थ का जो लैंड सरफेस है उसके क्वार्टर पार्ट पे ग्रासलैंड्स ही हैं। द टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रो हियर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सॉइल आर लाइक। और यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ के क्लाइमेट और सॉइल पर डिपेंड करते हैं। एज क्लाइमेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड, इट इज़ जनरली यूज्ड एज अ basis to divide the world's grasslands into two broad categories, and those that occur in the temperate region and those that occur in the tropical region. क्लाइमेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रासलैंड्स की फॉर्मेशन में, ग्रासलैंड्स के बनने में, और बेसिस के अकॉर्डिंग इनको जो वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स हैं उनको टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक टेम्परेट रीजन और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द ग्रासलैंड दैट इज प्रेरीज। First we will read about the prairies. The word prairie originated from Latin word priata, and priata means meadow. Meadow means lands, मैदान. The temperate grassland of North America are known as the prairies. जो नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड है उन्हें प्रेरी नाम से जाना जाता है। और ये जो रीजन है ये जेंटली है, फ्लैट है और स्लॉपिंग और हिली लैंड भी यहाँ पर है। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्री लेस। इसके ज़्यादातर पार्ट पर पेड़ नहीं है, ये ट्री लेस है। बट जो लो लेइंग प्लेन है, जो रिवर वैलीज है या वुडलैंड्स, वहाँ पर वुडलैंड्स मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर जंगल है, वहाँ पर ट्रीज ग्रो करते हैं। टोल ग्रासेस, यहाँ पर जो ग्रासेस ग्रो करती है वो 2 मीटर तक हाई हो सकती है। वो लैंडस्केप पे डिपेंड करता है, लैंडस्केप के अकॉर्डिंग उसकी हाइट जा सकती है। इट इज़ एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास। ये जो प्रेरीज हैं इन्हें सी ऑफ ग्रास बोला जाता है, यानी कि घास के बड़े बड़े फील्ड्स, बड़े बड़े मैदान। द प्रेरीज आर बाउंड बाई द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। ये जो प्रेरी ग्रासलैंड्स हैं ये एक तरफ से वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स से और दूसरी तरफ ईस्ट में ग्रेट लेक्स से बाउंड हैं, घिरे हुए हैं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखें तो हमें दिखेगा जो प्रेरीज हैं यूनाइटेड स्टेट का काफ़ी बड़ा हिस्सा, यानी कि और कुछ पार्ट कनाडा का भी इन प्रेरी ग्रासलैंड्स ने कवर कर रखा है। यूएसए में जो एरिया है जिसको मिसिसिपी या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है वो ड्रेन करती है, उसे कैनेडियन प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। और इस कैनेडियन प्रेरीज को ड्रेन करने का काम रिवर सैस्केचुएन रिवर का है, और उसकी ट्रिब्यूटरी भी इस पार्ट को ड्रेन करती है, यानी कि यहाँ जो ग्रास ग्रो करती है उसे वाटर फैसिलिटीज़ मिसिसिपी और सिंचुएन नाम की रिवर से मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज ग्रासलैंड। जो प्रेरीज ग्रासलैंड होते हैं यहाँ एक हॉट विंड ब्लो करती है विंटर सीजन में, जिसे चिनूक नाम से जानते हैं, और शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। और ये टेम्परेचर बढ़ने का रिजल्ट होता है कि जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से पेस्चर लैंड बनते हैं, यानी कि एनिमल्स इजीली यहाँ पे ग्रेज कर सकते हैं। एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए यहाँ पे पेस्चर लैंड अवेलेबल हो जाते हैं। जो प्रेरी ग्रास लैंड है वो नेटिव अमेरिकन्स का होम है, जिन्हें रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये जो हैबिटेंट है इस कॉन्टिनेंट के, प्रेरी दूसरी भी ट्राइबल ग्रुप्स का घर है, जैसे कि अपाचे, द क्रो, क्री और पॉन। ये सारे ट्राइब्स पीपल भी इन ग्रासलैंड्स में रहते हैं। Being located in the heart of continent, the climate of the continental type with extreme temperature, ये कॉन्टिनेंट के हार्ट यानी कि बीचों बीच ये जो प्रेरी के ग्रासलैंड्स हैं ये हैं, इसी की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप है, यानी कि एक्सट्रीम।
अलग ही टेम्परेचर यहाँ का होता है। समर्स में जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस में जाता है, जबकि विंटर का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। और -20 डिग्री जो रिकॉर्ड किया गया है वो विनीपेग कनाडा में एक जगह है, वहाँ पर विंटर्स में -20 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। और विंटर्स के मौसम में इस भाग को एक थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर कर लेता है, यानी कि एक बर्फ़ की मोटी चादर, इसको एक मोटी पर्थ इसको ढक लेती है। जो एनुअल रेनफॉल है वो यहाँ का मॉडरेट है और उसी की वजह से यहाँ पर ग्रास की ग्रोथ होती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड चिनोक ब्लोज यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया चिनोक इज़ अ हॉट विंड, तो नॉर्थ साउथ बैरियर की एब्सेंस की वजह से यहाँ पे ये विंड चलती है और चिनोक इज़ अ लोकल विंड। जैसे इंडिया के नदर्न पार्ट में लू चलती है वो भी एक लोकल विंड होती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोरा एंड फेना। फ्लोरा एंड फेना मीन्स वाइल्ड लाइफ एंड फेना मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री या वेजिटेशन, यानी कि यहाँ इस जगह पर इन प्रेरीज ग्रासलैंड में किस तरह की वाइल्ड लाइफ मिलती है और किस तरह की वेजिटेशन मिलती है। प्रेरीज आर पर्टिकुलरली ट्रीलेस, आपको अभी बताया जो प्रेरी ग्रासलैंड है वो ट्रीलेस होते हैं। वेयर वाटर इज अवेलेबल ट्री सच एज विलो, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रो, और जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पर कुछ पेड़ जैसे कि विलो के पेड़, एल्डर्स के पेड़ और पॉपुलर के जो ट्री होते हैं ये ग्रो कर जाते हैं। वो प्लेसेस जहाँ जो 50 सेंटीमीटर के लगभग रेनफॉल को रिसीव करते हैं वहाँ पर लोगों को फार्मिंग के लिए भी फर्टाइल सॉइल अवेलेबल हो जाती है। दो द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस एरिया इज़ मेज, और यहाँ के लोगों जो फसल उगाते हैं, जो क्रॉप ग्रो करते हैं वो ज़्यादातर मेज ग्रो करते हैं। और दूसरी क्रॉप्स है जैसे कि पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन और अल्फा नाम की एक ग्रास यहाँ पर ग्रो की जाती है। इस एरिया में रेनफॉल बहुत ही कम होता है और जो ग्रासेस होती है वो शॉर्ट और स्पार्स होती है, यानी कि छोटी होती है। ये जो एरिया है ये कैटल रेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं, यानी कि यहाँ छोटी छोटी घास होती है जो जानवरों की, जो एनिमल्स की ग्रेजिंग के काम आती है। बड़े बड़े कैटल फार्म्स होते हैं जिन्हें रेंचेस कहते हैं, और इन रेंचेस की देखभाल के लिए जो लोग रखे जाते हैं, जो लोग इन रेंचेस की देखभाल करते हैं उन्हें काउबॉयज़ कहते हैं। बिसन या फिर अमेरिकन बफेलो ये सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है इस भाग का। इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, और ये लगभग अब ख़त्म होने वाली प्रजाति है क्योंकि इसका बहुत बड़ी तादाद में शिकार किया गया है। एंड नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज़, अब इसको एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ घोषित किया गया है, यानी कि इसको बचाकर रखना है। दूसरे एनिमल्स जो इस एरिया में मिलते हैं वो हैं रैबिट, कॉयट्स, गूफर्स एंड प्रेरी डॉग। ये एनिमल्स इन प्रेरी ग्रासलैंड में मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पीपल्स ऑफ द प्रेरीज, कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह के कामों में वो लोग अपने आप को एंगेज रखते हैं। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस्ड टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और वो अपने आप को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में उन्होंने अपने आप को काफ़ी आगे लेके गए हैं, और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं वर्ल्ड की, यूएसए और कनाडा, दोनों ही इस रीजन में पड़ती है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड कंबाइंस हैड मेड नॉर्थ अमेरिका अ सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। विज्ञान के साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके कल्टीवेशन में ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर और कंबाइंस, यानी कि कंबाइंस होती है एक ऐसी सिंगल मशीन जिसका इस्तेमाल 3 टास्क यानी कि शोइंग, प्लॉइंग और थ्रेसिंग के लिए किया जाता है, यानी कि 3 in 1 होती है। इन बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके नॉर्थ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसर बन गया है, अनाज उपलब्ध कराने वाला देश। जो प्रेरीज हैं उन्हें ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में वीट का प्रोडक्शन होता है। डेयरी फार्मिंग यहाँ का दूसरी मेजर इंडस्ट्री है। डेयरी बेल्ट जो है वो ग्रेट लेक से लेके अटलांटिक कोस्ट तक के ईस्ट तक फैला हुआ है। डेयरी फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ये दोनों ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सेटअप करने में, उसको प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। लार्ज मिनरल डिपॉजिट पर्टिकुलरली कॉयल एंड आयरन एंड गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड कैनाल्स in this region have made it the most industrialized region in the world. बड़े मिनरल डिपॉजिट्स जैसे कि कॉयल और आयरन, लोहा और कोयला यहाँ पर
हैं, यहाँ इनके डिपॉजिट्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोड्स का अच्छा नेटवर्क है, रेलवेज़ का अच्छा नेटवर्क है और कैनाल्स भी हैं जिनमें शिप के थ्रू सामान को या बोट्स के थ्रू सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये जो रीजन है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन में आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द second grassland, and this is Wales. The temperate grassland of South Africa are called the Wales. जो साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड है उनको वेल्स कहा जाता है। वेल्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विद वराइंग हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 600 to 11 मीटर। जो वेल्स हैं वो एक रोलिंग प्लेट्यूज हैं जिनकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से लेके 1100 मीटर तक होती है और ये बाउंड है डेकनबर्ग्स माउंटेन से ईस्ट में टू इट वेस्ट और इसके वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट्स है। ऑन द नदर्न पार्ट, इसके नदर्न पार्ट में हाई वेल्स है यानी कि ऊंची जगह है वेल्स की और ये यहाँ जो हाई वेल्स है उसकी जो हाइट है वो लगभग 1600 मीटर से भी ज़्यादा है कुछ जगहों पर। अगर हम जो ये अफ्रीका का मैप है इसको देखें तो हमें वेल्स समझ आ जाएगा कि वेल्स ने किन किन कंट्रीज़ को कवर कर रखा है। जो ट्रिब्यूटरी रिवर है ऑरेंज और लिम्पोपो की वो इस पार्ट को ड्रेन करती है यानी कि लिम्पोपो और ऑरेंज रिवर की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उस पार्ट से उनकी हेल्प से ये पार्ट ड्रेन होता है। कुछ टाइप के जो ग्रास हैं यहाँ पर ज़्यादातर अर्थ के सरफेस पर जो यहाँ ग्रोन होते हैं लॉन्स में और यहाँ वेल्स में जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और जब समर्स होती है वेल्स में तो यहाँ का सीज़न कैसा होता है। जो वेल्स वर्ड है ये डच वर्ड से लिया गया जिसका मीन्स होता है सेल्टर्स। नाउ क्लाइमेट ऑफ द वेल्स, जो वेल्स है यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट होता है क्योंकि ये इंडियन ओशियन की वजह से इंडियन ओशियन का इस पर इन्फ्लुएंस रहता है। विंटर्स यहाँ पे काफ़ी कोल्ड और ड्राई होती है, सर्दियों में काफ़ी ठंड होती है और सूखी ठंड होती है। यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ दिस रीजन यानी कि वेल्स का सबसे ठंडा महीना जुलाई होता है। जुलाई में यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। समर शॉर्ट टाइम के लिए होती है बट वहाँ उस टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है। जोहान्सबर्ग में 20 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया समर के सीजन में। यहाँ पे जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पर समर सीजन में 20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। जो वेल्स है यहाँ पर मेनली समर्स के मंथ में यानी कि नवंबर टू फरवरी तक रेनफॉल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वार्म करंट ओशियन यानी कि जो गर्म हवाएं होती है समुद्र की तरफ से आती है वो वेल्स की तरफ आती है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। इफ़ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ्स फ्रॉम जून टू अगस्त ड्रॉथ में अकर, और अगर जो यहाँ विंटर्स मंथ होते हैं सर्दियों के महीने होते हैं जून से लेकर अगस्त तक, अगर उनमें बारिश नहीं होती तो यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, ड्रॉथ हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोरा एंड फेना यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो हमें इन ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, वेल्स के ग्रासलैंड में मिलते हैं। जो वेजिटेशन है वो काफ़ी घनी होती है यहाँ पर, जो काफ़ी बड़े बड़े लैंडस्केप को ग्रासेस ने कवर कर रखा है। रेड ग्रास यहाँ पे ग्रो करती है वेल्स में। जो वेल्स में जो ग्रास होती है एकेकिया उस और मरूला वो काफ़ी हाइट ऊंची होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी घास यहाँ पे हो जाती है। एनिमल्स जो है वेल्स में मेन एनिमल्स वेल्स में मिलने वाले हैं लायंस, लेपर्ड, चीता और कुडू। ये इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो हमें वेल्स के ग्रासलैंड्स में मिलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीपल यानी कि जो लोग क्या करते हैं इन ग्रासलैंड्स की, जो वेल्स ग्रासलैंड में रहते हैं, जो वेल्स में रहने वाले लोग हैं उनका इम्पोर्टेंट वर्क है रेयरिंग, कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग यानी कि ये लोग जानवरों को पालते हैं और साथ साथ खदानों में माइंस में भी काम करते हैं। यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है वेल्स की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टाइम पे सूखा रहता है और जिसकी वजह से जो लैंड होती है वो बैरन होती है। हाउएवर वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन, और जब लैंड का फर्टाइल हो जाती है, बारिश हो जाती है तो उस पर क्रॉप्स भी ग्रो हो जाती है। यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती है वो है मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो।
कैश क्रॉप्स जैसे कि तंबाकू, शुगर केन, कॉटन भी यहाँ पर ग्रो की जाती है। शिप रेयरिंग यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। शिप की जो ब्रीड होती है मेनली वुल के लिए यहाँ पर शिप को पाला जाता है और वुल इंडस्ट्री वेल्स में काफ़ी ग्रो कर रही है। मरीनो शिप जो एक पॉपुलर स्पीसीज़ है शिप की और जिसकी जो वुल होती है वो बहुत ज़्यादा वार्म होती है, वो यहाँ पर रेयर की जाती है, पाली जाती है। डेयरी फार्मिंग दूसरा इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। कैटल जो रेयर किए जाते हैं वो गर्म जगहों पर उनको रेयर किया जाता है और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बटर, चीज़, इनका भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है और उन्हें डोमेस्टिक सप्लाई के लिए दूसरी जगहों पर एक्सपोर्ट किया जाता है। वेल्स भी प्रेरीज की तरह रिच मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं। यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री को डेवलप किया गया है। इसके अलावा कोयल और आयरन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। गोल्ड की डायमंड यानी कि गोल्ड माइनिंग मेजर ऑक्यूपेशन है यहाँ पर यहाँ के लोगों का। जोहान्सबर्ग जो दुनिया की गोल्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है वो यहीं पर है। किम्बरले ये एक डायमंड माइन है जो फेमस है यहाँ से निकलने वाले डायमंड्स के लिए। और साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे डायमंड से रिलेटेड माइंस हैं जहाँ से डायमंड्स को निकाला जाता है। ब्रिटेन, ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका, ये ब्रिटिश कॉलोनी है जो एस्टेब्लिश की गई है यहाँ पर ट्रेड के पर्पज से। दिस मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और ये मिनरल से रिच एरिया है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क है। यानी कि यहाँ से जो भी मिनरल्स को निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू उनको दूसरी जगहों पर भेजने के लिए फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ताकि उनसे दूसरे प्रोडक्ट बन सके, इसके लिए यहाँ पर एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी अवेलेबल है। सो your chapter 9 in geography is complete here. If you have any doubt, any query related to this chapter, we will discuss in our next session. Thank you.